कौन कौन घास खाता है? कौन सा एनिमल है? हाँ, काऊ, बुफेलो, शीप, रैबिट, हॉर्स। ठीक है, ये कुछ हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। तो अब हम उनमें पढ़ेंगे कि उनमें डाइजेशन कैसे हो रही है। ह्यूमंस का तो पता है आपको, कहीं ना कहीं आपको आइडिया भी था थोड़ा सा। ठीक है, और आपको कल मैंने पढ़ाया भी है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, अब जैसे कि ये ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, हमारे काऊ हो गए, हमारा बुफेलो हो गया, हमारा शीप हो गया, इनको हम बोलते क्या, मतलब जो ये घास खाने वाले एनिमल्स हैं इनको क्या बोलते? नहीं, वो तो हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। हाँ, सुना होगा आपने कहीं जिन्होंने पढ़ा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है ना, ये हमारे काऊ, शीप, जो भी आप ले लो, इनको बोलते हैं हम रूमिनेंट्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि खाना लेते हैं, मतलब कुछ भी खाया उन्होंने, घास ही खाएंगे क्योंकि घास ग्रास ईटिंग है। उन्होंने ग्रास खाया, तो वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं और उसको स्वेल आउट कर देते हैं। ठीक है, अंदर डाल देते हैं, मतलब स्वेल आउट अंदर चल जाता है। और वो कौन से पार्ट में चल जाता है? रूमन में। ठीक है, वो उस रूमन में चला जाता है और वहां स्टोर हो जाता है। वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे रूमन में स्टोर हो जाता है। और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बोलते हैं कि हम कर्ड। ठीक है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं हम रूमिनेंट्स। वो जब खाना खाएंगे, ठीक है, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, वो जाकर स्टोर कहाँ हो जाएगा? रूमन में। और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बोलेंगे कहाँ, क्या हम? कर्ड। जो कर्ड बोलो, कुड, जो भी आपको प्रोनाउंस करने होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके वो जो खाना है उनके मुंह में आएगा, वो उसको च्यू करेंगे, पूरी तरीके से डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कभी गाय को देखा, वो लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि वो ये डाइजेशन कर रही होती है अपना। हमें तो ऐसा लगता है ऐसे चूज ऐसे लगी हुई है, मुंह हिला रही है, बट वो क्या कर रही है, अपना फूड डाइजेस्ट कर रही है। तो ये जो प्रोसेस होगा ना, जिसमें वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, उसके मुंह में आएगा, स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा करके वो उसको च्यू करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रूमिनेशन। ठीक है, सारी टर्म्स आपस में मिलती जुलती। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रूमिनेशन। ठीक है, और जो है, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, इनके जो सेलुलोज कहाँ डाइजेस्ट होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो उसको डाइजेस्ट करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रूमन में। रूमन में एक बैक्टीरिया होता है जो उनके सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो फूड का सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करता है। इतना समझ आया? क्या हुआ, हमारे पास था ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, जैसे काउ, शीप, बफेलो, उसको हम बोलेंगे रूमिनेंट्स। ठीक है, वो क्या होगा, जो फूड होगा अनडाइजेस्टेड फूड होगा, मतलब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, पूरी तरीके से वो च्यू नहीं करेंगे फूड को ऐसे स्वेल आउट कर देंगे। ठीक है, तो वो फूड जाके रूमन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको हम कर्ड बोलेंगे। ठीक है, और वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके वो फूड उनके माउथ में आएगा, उसको च्यू करेंगे और फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहेंगे। और उनके रूमन में ही एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन होती है। ठीक है, एनिमल्स में और प्लांट्स में देखो फर्क, एनिमल्स और ह्यूमंस में देखो कितना फर्क है। प्रोसेस का नाम ही अलग है और होता भी कैसे अलग है। अब हम तो ऐसे है नहीं ना कि पूरे दिन चू करते रहते हैं, फर्क है ना। तो लिखो, ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक cow, sheep are known as ruminants। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम? रूमिनेंट्स। दे क्विकली इनडाइजेस्ट, या फिर swallow बोलो, their food and store in the rumen। ठीक है, रूमन में स्टोर हो जाएगा उनका फूड।
The food gets partially digest called as curd. Curd return in the mouth in small lumps and animals chew it with the process called rumination. लास्ट में है a bacteria present in human which help in digestion of cellulose. देखो लिख लो, देखो क्या हुआ। तो बता रही समझा रही। CAECUM काय का बताती हूँ क्या है। क्या हुआ हमारे पास है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनमें डाइजेशन कैसे हो रही है। ठीक है, जो हमारा ग्रेजिंग एनिमल है जैसे काउ शीप बफेलो उनको हम बोलेंगे रूमिनेंट्स। ठीक है, उनको हम बोलेंगे रूमिनेंट्स। वो क्या करेंगे क्विकली जो है अपना इनडाइजेस्ट फूड जो है वो क्या कर देंगे, स्वेल आउट कर देंगे। और स्वेल आउट करके वो स्टोर किस में करेंगे, रूमन में स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे, रूमन में। फिर जो फूड पार्शियली डाइजेस्ट होगा, पार्शियली क्या हो गया, आधा, मतलब जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ हो वो खाना, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे हम, कर्ड। ठीक है, फिर वो जो कर्ड है वो क्या करेगा, उनके माउथ में वापस आएगा थोड़ा थोड़ा करके, लम्प्स में आके, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उनके माउथ में आएगा और वो उसको च्यू करेंगे। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रूमिनेशन। ठीक है, जो खाना उनके मुंह में थोड़ा थोड़ा करके आएगा और उसको वो च्यू करेंगे, उसको बोलेंगे हम रूमिनेशन। ठीक है, और जो क्या है हमारे हमारे सॉरी रूमन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज की डाइजेशन करता है। ठीक है, ये हमने बात की काउ शीप बुफेलो की बात करें ग्रेजिंग एनिमल्स की। वही हमारे पास दो और एनिमल है, हॉर्स और रैबिट। जो हॉर्स और रैबिट होता है ना, उसमें जो सेलुलोज कहाँ डाइजेस्ट होता है, उनकी बॉडी में एक पार्ट होता है काइकम, वहां जाके सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। इसमें कहाँ होगा, रूमन में होगा। ठीक है, और बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा। वाइल जो हॉर्स और रैबिट है वो कहाँ, उसका उसमें जो है डाइजेशन कहाँ होगी, सेलुलोज की काइकम में। CAECUM। ठीक है, तभी मैंने यहाँ एरो लिखा है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज और एरो डाल के हॉर्स और रैबिट समझ लेना। वो आपको जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि बैक्टीरिया होता है। इससे क्वेश्चन आता नहीं है इतना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। मेन जो पीछे आपने पढ़ा ना, हिट्रोट्रोपिक वगैरह, उसमें फोटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक, उसमें से क्वेश्चन है। इस मतलब ये जो टॉपिक है ना हाँ, इसमें आपको उससे आता है। ये जो पीछे हिट्रोट्रोपिक है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हम करेंगे आगे। ठीक है, लिख लिया ये। अब हम पढ़ते हैं अमीबा में कैसे डाइजेशन होती है। साल लगाएगा क्या करें।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अमीबा। जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है? हाँ, है? अच्छा, अब आपने मैम ने बोला अच्छा तो आप चेंज कर देते हैं। आप ही ने बोला है। अच्छा, हमारे पास है अमीबा। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या हो गया? मल्टी सेलुलर क्या हो गया? हाँ, उसके नाम से ही आपको पता लग रहा है। यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो हमारे पास जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ये क्या करता है? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पे फीड करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? जो हम नेक टाइप से नहीं देख सकते। ठीक है, उन पे फीड करता है ये। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे वो फीड करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, यूनिसेलुलर है, वो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और वो क्या है? जो फूड को इनडाइजेस्ट कहाँ से करता है? इनडाइजेस्ट क्या हो गया मतलब लेता कहाँ से है? उसका एक पार्ट होता है फॉल्स फीड करके, जिसको सीडोपोडिया भी कहते हैं। वहां से जो है वो इनडाइजेस्ट करता है फूड को। फूड की जो डाइजेशन कहाँ होगी? फूड वैक्यूल्स में होगी। फूड की डाइजेशन होगी फूड वैक्यूल्स में, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इतना समझ आया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पे फीड करता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता नहीं, जो नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनको फीड करता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और वो इनडाइजेशन कहाँ से करता है? उसका पार्ट होता है फॉल्स फीड करके, जिसको हम सीडोपोडिया भी कहते हैं। वहां से वो इनडाइजेशन करता है। और डाइजेशन कहाँ से होती है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल भी उसमें एक पार्ट होता है, उसमें फूड डाइजेशन होती है। और फूड एब्जॉर्प्शन का होगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर फेंक देता है, वो भी हमारी तरह। समझ आई क्या बोला मैंने? तो ऐसे दंग क्यों हुए हो? तो क्या है हमारे पास? अमीबा देखा आपने? नहीं मतलब ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, ऐसे करके कुछ, ऐसे करके होता है। हाँ, ऐसे करके कुछ होता है, मतलब शेप ऐसे भी कर लो, ऐसे भी। वो फॉल्स फीड से जो है अपना फूड लेता है, सीडोपोडिया। तो क्या है हमारे पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और फूड फीड ऑन, फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म and obtain food through process called phagocytosis. Indigest its food with the help of false feed. False feed, इसको क्या बोलते हैं? सीडोपोडियम कहते हैं। फूड डाइजेशन कहाँ होगी? फूड वैक्यूम में। एब्जॉर्प्शन होगी साइटोप्लाज्म। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ निकल जाएगा? बाहर।
क्या हुआ, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, किस पे फीड करता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और इनडाइजेशन फूड कहाँ होगी, फॉल्स फीड से, जिसको हम सीडोपोडिया भी कहते हैं। फूड की डाइजेशन कहाँ होगी, फूड वैक्यूल में। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। बस इतना ही है। ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था, जिसमें हमने थोड़ा प्लांट्स का न्यूट्रिशन देखा, थोड़ा ह्यूमंस का देखा। अब इसी में जब आप सिलेबस देखोगे ना, इसी में आगे टॉपिक आता है, मतलब एक ही लाइन में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अब इसी लाइन में जो अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन, इसी के साथ दिया हुआ है सिलेबस। अब जब आएगा तो आप देखना। तो रेस्पिरेशन हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या होता है रेस्पिरेशन? कौन बोल रहा है सांस लेना? हाँ, अच्छा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? हाँ हाँ, ब्रीथिंग क्या होगी, सिंपल, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, इनहेल और एक्सहेल हो गया ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या हो गया, जिसमें हमारा ग्लूकोज है और एनर्जी एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी रिलीज करती है, और सेल जो है फिर उसको सेलुलर फंक्शन के लिए यूज करता है। तो वो प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन हो गया। और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है, अलग अलग है। बचपन से सुनते आ रहे होगे कि ब्रीथिंग अलग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है। बचपन में हम सबको यही लगता है कि रेस्पिरेशन भी इनहेल और एक्सहेल है, और ब्रीथिंग भी सेम प्रोसेस है, लगता था ना, मुझे भी लगता था, बट दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन। क्या हुआ, ठीक है, हमारे पास है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन से अब ब्रीथिंग की भी डेफिनेशन लिख लो, तो पता होना चाहिए ना ब्रीथिंग क्या है, दोनों अलग अलग टर्म्स है। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो सिंपल सा प्रोसेस क्या है हमारे पास, ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या आ गया, it is a process in which process of breaking down of glucose into हाँ, मतलब आप बोलो कि सिंपलर में करके उससे एनर्जी ले लेता है, into simpler form to produce energy. Then it is used by cell to perform cellular function. क्या हो गया, रेस्पिरेशन क्या हो गया, वो प्रोसेस जिसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, किसमें, सिंपलर फॉर्म में,
और फिर जो है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और फिर उस एनर्जी का कौन यूज करता है, सेल यूज करता है सेलुलर एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक है, वो हो गया रेस्पिरेशन। अब हमारी रेस्पिरेशन टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन का जिसमें यूज हो, और एनारोबिक क्या हो गया, जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक जहां एन लगा होगा वो मतलब ऑक्सीजन नहीं है वहां, और जहां सिंपल एरोबिक होगा वहां ऑक्सीजन है। तो हमारे पास क्या है, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये हो गया। कर दो रेस। ठीक है, तो हमारे पास है दो टाइप की रेस्पिरेशन, कौन कौन सी है, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, दो टाइप की है। सबसे पहले हम एरोबिक में देखें तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और एनारोबिक क्या होगी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, हाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ठीक है, एरोबिक हमारा कहाँ होगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, एनारोबिक में क्या होगा, ये कहाँ होगी, हमारे साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगी, जो सबस्ट्रेट होगा उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट। और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एनारोबिक में हमारे एंड प्रोडक्ट बनते हैं। जब एनारोबिक प्रोसेस होती है ना, तो उसमें लास्ट में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनता है वाटर। और जब एनारोबिक होती है तो उसमें क्या बनता है, इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और वाटर। इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है और इसमें ज्यादा होती है। ये चेयर ले जाओ, है चेयर पीछे, जाओ फिर पीछे। क्या हुआ, रेस्पिरेशन थी, वो आगे दो टाइप्स की, एरोबिक और एनारोबिक। जो एरोबिक है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहां ऑक्सीजन की ना कोई जरूरत होगी और ना वहां ऑक्सीजन होगा। ठीक है, एरोबिक जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आपको टेक प्लेस होती दिखेगी, और एनारोबिक आपको साइटोप्लाज्म में होती दिखेगी। जो एनारोबिक है वो पूरे तरीके से जो सबस्ट्रेट है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, और इसमें जो है इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगी। एरोबिक में हमारे एंड प्रोडक्ट मतलब लास्ट में क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और एनर्जी भी मिलती है, वो हम आगे देखते हैं। और एनारोबिक में हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथेनॉल और वाटर। इसमें जो है एरोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस था एरोबिक और एनारोबिक में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो
ग्लूकोज है उससे एनर्जी कैसे निकल रही है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वही कहीं ना कहीं एनर्जी दे रहा है ना हमें। अभी हमने उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोल रहे हैं ना, तो हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज ही आएगा। ठीक है, ग्लूकोज जो है फिर साइटोप्लाज्म में किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, पायरुवेट में, PYR। ठीक है, बताती हूँ आगे क्या हो रहा है। पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। इसमें निकलेगा इथेनॉल, वाटर और एनर्जी। इसमें निकलेगा लैक्टिक एसिड, वाटर और एनर्जी। इसमें निकलेगा CO2, H2O और एनर्जी। नहीं नहीं, ये है कि एनर्जी कैसे निकल रही है। देखो हुआ क्या, ग्लूकोज मिल रहा है हमें। ठीक है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल रही है, यही आपको पता ना। ठीक है, अब देखो एंड प्रोडक्ट हर जगह एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म में जाके किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में। ठीक है, फिर वो आगे फर्दर जाके हमें एनर्जी देगा। अब एनर्जी देगा कैसे, कहीं एक जगह आप देखोगे कि ऑक्सीजन होगी, कहीं जगह देखोगे ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, कई जगह आप देखोगे ऑक्सीजन लैक करिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़े अमाउंट में एनर्जी होगी। ठीक है, अब जहां एनर्जी नहीं हो, सॉरी जहां ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, जहां एब्सेंस होगी ऑक्सीजन में, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, यीस्ट में देखने को मिलेगा। जहां एब्सेंस होगी ऑक्सीजन में, उसमें हमें लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, इथेनॉल, वाटर और एनर्जी। तो एनर्जी यहां से रिलीज होगी, तो एनर्जी को फिर आगे सेल जो है यूटिलाइज करेगा। जहां लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, जहां ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, वो आपको कहां मिलेगा, मसल सेल में। वहां आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड, वाटर और एनर्जी। यहां से भी एनर्जी मिली। जहां प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की, वो आपको कहां देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां एंड प्रोडक्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहां से भी एनर्जी निकली। ठीक है, तो एनर्जी निकल आएगी, मिलेगी कैसे, पहले ग्लूकोज उसको पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, फिर आगे जहां एब्सेंस होगी, प्रेजेंस होगी, जो लैक होगी ऑक्सीजन की, उस हिसाब से जो है आपको आगे एंड प्रोडक्ट मिलेंगे। एनर्जी आपको हर प्रोडक्ट में मिल रही है, देखो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नहीं हो चाहे कम हो, एनर्जी आपको मिल रही है ना, मिल रही है नहीं। हाँ, तो मतलब ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, बट एंड प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा।
ठीक है, जहां एब्सेंस होगी वहां इथेनॉल मिल जाएगा, जहां लैक होगा वहां लैक्टिक एसिड, जहां प्रेजेंस होगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और एनर्जी आपको मिल ही रही है हर जगह। ठीक है, ये था कि कैसे एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, जो आ रही है, कन्वर्ट कैसे हो रही है, कि हाउ ग्लूकोज कन्वर्ट एनर्जी इनटू एनर्जी। ठीक है, ये था कि ग्लूकोज कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसका थोड़ा ओवरव्यू कि कैसे जा रही है। ठीक है, अब आती है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कैसे होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस, पढ़ा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है उसमें? हाँ, फिर फिर बस ऐसे चलती जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है? हाँ, एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ये हो गया। हमारे पास है रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे हो रही है। अब रेस्पिरेशन ह्यूमंस में स्टार्ट होती है, हाँ, नेजल्स आप जिसको बोलते हो, नेजल्स। आपकी प्रोनाउंसिएशन आप जिस बनो, जैसे आप प्रोनाउंस करते हो, भाई मैं शुरू से नेजल्स करती हूँ तो आप नेजल्स करते हो तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे नेजल कैविटी आ गई, फिर आगे क्या, फिर कहाँ जाती है एयर? हाँ, फेरिंग्स में, फिर लाइनिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर आगे ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलाई, फिर वहां से ब्लड में, ब्लड से आगे कहाँ जाती है? कहाँ होता है वो प्रोसेस? प्यूरिफिकेशन कहाँ होती है उसकी? हाँ, और कौन सा ऑर्गन उसमें जरूरी होता है? हार्ट और लंग दोनों जरूरी होते हैं। चलो फिर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। यहाँ अब नोज वगैरह नहीं मैं बना रही, वो आप खुद देख लेना कि यहाँ नेजल कैविटी, मैं यहाँ लिख देती हूँ नेजल कैविटी है। ठीक है, होती कहाँ रेस्पिरेशन वाली, कौन से ऑर्गन में होती? हाँ, किस में होती है? जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती क्या? आपने एल्विलाई मैम को बता दिया कि यहाँ होती है, बट कौन सा ऑर्गन है? हाँ, लंग्स में होती है। तो भी बोलते हैं ना, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, फेफड़े अपने अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अगर वही खराब होगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। वार्निंग भी देते हैं वो। हमें क्या करें नहीं करें, भाई मुझे तो अपनी जान प्यारी है, आपको है नहीं? किसको नहीं है? ये जिसका भी है स्विच ऑफ करके रखो। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्ट नहीं बट जो भी है कुछ ऐसे दिखते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
ट्रैकिया या फिर प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। और इधर ये आगे डिवाइड है ब्रोंकियोल्स में। और ये हो गया एल्वेलाई। क्या हो गया? और नीचे कुछ होता है इसके, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो किस लिए होता है? कुछ ऐसे होता है इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे। ठीक है, कुछ ऐसा होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, बोल लो या रेस्पिरेटरी, जहां आपकी रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है। अब शुरू कहाँ से होती है? ये नेजल से, जो क्या हो गया हमारा, आप बोल सकते हो नाक। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है और जाती कैसे है? हमारे क्या होता है, दो होल्स होते हैं, होल ही है ना, उससे जो है ये अंदर जाती है और ये आगे जाके किस में डिवाइड हुई होती है? दो नेजल कैविटी में डिवाइड होती है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, आपको हेयर्स मिलेंगे, जो हेयर्स क्या करते हैं, कोई भी डस्ट वगैरह हो गया उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो जो एक थिन लेयर होती है बीच में जिसको नेजल सेप्टम कहते हैं, उससे डिवाइड होती है। ठीक है, फिर नेजल कैविटी फर्दर कहाँ जाती है? आगे क्या होता है उसके आगे? फायरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स बेसिकली क्या होता है, एयर को पास करने के लिए। आपका फूड भी कहीं ना कहीं यहाँ से पास होता है। हाँ, फिर आता है हमारे पास लाइरिंग्स। लाइरिंग्स क्या, उसको और क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, फिर फायरिंग्स से आगे क्या होगा? लाइरिंग्स। लाइरिंग्स क्या करता है, जो हमारी एयर है उसको आगे ट्रैकिया में पास आउट करता है। ठीक है, और जो हमारी ट्रैकिया है वो आगे किस में डिवाइड होती है? दो ब्रोंकाई में डिवाइडेड होती है, जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं। ठीक है, एक जाती है लेफ्ट लंग में, एक जाती है राइट लंग में। ठीक है, और वो फर्दर आगे किस में डिवाइड होती है? ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स के आगे ऐसे ये देखो ग्रेप्स की तरह स्ट्रक्चर होता है ना, जो एयर सैक्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास? एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या करता है, जहां मेन फंक्शन हमारा होता है, जहां पे एक्सचेंज होती है गैसेस की। ठीक है, कैसे मतलब क्या एक्सचेंज होगी, क्या हो जाएगा इसमें? हाँ, ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारी बॉडी में चले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चल जाएगा। तो मेन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी कहाँ होती है? एल्वुलाई में। और ये जो है छोटी छोटी कैपिलरीज, पतली पतली कैपिलरीज से क्या होती है? कवर्ड हुई होती है। ठीक है, वो फिर जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज से कहाँ जाता है? वो उसको कहाँ पास करती है? ब्लड में। और ब्लड से फिर आपका जो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में जाती है। ऑक्सीजन होती है ब्लड में? होती है ना। अगर नहीं हो तो फिर आपको काफी डिजीजेस हो सकती है, काफी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और डायफ्राम किस लिए होता है? हमारी बॉडी को, सॉरी, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को या लंग्स को एक स्ट्रक्चर देने के लिए। ठीक है, और उसको स्ट्रक्चरली उसको मेंटेन करने के लिए। लिखो थोड़ा थोड़ा, मैं बोलूंगी अपनी, मैं लिख रही। लिखो नेजल्स, लिखो जनोसियस, लिखो कुछ भी लिख लो। ठीक है, लिखो देयर आर द होल्स, देयर आर द होल्स ऑफ nose through which air enters inside the body, through which air enters inside the body. These are paired openings that open, these are paired opening that open into two nasal cavities, open into two nasal cavities.
क्या था, दो जो हमारे नोज के होल से उससे क्या होगी, एयर हमारी बॉडी में एंटर करेगी और वो आगे फर्दर जाके नेजल कैविटी में, दो नेजल कैविटीज में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, रिपीट करूं, लिखिए सबने। अगली लिखो नेजल कैविटीज या कैविटी। टू नेजल cavities are separated from each other. Two nasal cavities are separated from each other by a thin vertical partition. By a thin vertical partition. Partition. Partition called as nasal septum. 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 यहाँ लिखे इस पहले। ठीक है, नेजल कैविटीज में क्या हुआ कि जो हमारे नेजल कैविटी मतलब जो एयर पास होगी हमें कहां से आई, नेजल से हमारे कहाँ आएगी, नेजल कैविटी में आएगी। हाँ, और वो जो है, जो हमारे नेजल कैविटी है वो दो पार्ट्स में होंगे। ठीक है, और एक थिन लेयर से क्या होंगे, सेपरेट होंगे, जिसको नेजल सेप्टम कहेंगे। ठीक है, फिर हमारी कहाँ जाएगी एयर, फायरिंग्स में। लिखो आगे फायरिंग्स, यहाँ स्पेलिंग लिखी हुई है मैंने। ठीक है, कहाँ जाएगी हमारे फायरिंग्स या फायरिंग्स, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। इट प्रोवाइड पैसेज ऑफ बोथ एयर एंड फूड। ये एयर भी पास कर रहा है और फूड भी पास करता है, फूड। And it comprises of nasopharynx, oropharynx और एक और होगा लायरोफायरिंक्स, नहीं लारिंगोफायरिंक्स। क्या हुआ कि इसने क्या की, जो हमारा फूड है एयर है दोनों पास करेगा, और ये बना किससे होगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, नाजोफायरिंक्स, ओरोफायरिंक्स और लारिंगोफायरिंक्स। ठीक है, तीन चीजों से ये कंप्राइज हुआ होगा, बना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लायरिंग्स। जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। आवाज कहां से आती है, यहीं से आती है आपकी, और ये कहीं ना कहीं आवाज के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबल है, और कहीं ना कहीं ये एयर को भी ट्रैकिया तक पहुंचाता है, क्योंकि आगे ट्रैकिया के पास ही जाना ना, वो ट्रैकिया है जो ये वाला ना, वो जो ये जो रिंग्स मैंने आपको बनाई दिख रही है, ये आपको टच करके देखो, आपको फील होंगी, हो रही है, देख रहे ये वाले क्वेश्चन में देखना। तो वो क्या है हमारे पास, करके रहे हो पीछे, लिखो लायरिंग्स लिखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। It passes air to the trachea. It passes air to the trachea. ठीक है, अब लिखो until puberty there is little difference in size of larynx. Until puberty there is little difference in the size of larynx in men and women. In size of larynx in men and women. क्या होगा, जब तक मतलब मैन और वुमेन्स में प्यूबर्टी आती है, आप देखो कि जो हमारा लायरिंग्स का साइज है वो थोड़ा छोटा होगा, जब ये कम होगा। आप देखोगे जैसे प्यूबर्टी आती है, मतलब 18 जब 17 जब भी आती है, हर किसी की अपनी एज है, जब भी आती है
तो आप देखो कि जो लड़कों की आवाज है वो थोड़ी ऐसे क्या बोल्ड सी हो जाती है, ऐसे थोड़ी अलग सी हो जाती है। वुमेन्स में भी होता है कभी कभी, ज्यादातर आप देखोगे तो बॉयज में आपको दिखेगा। हाँ, तो ये क्या, जब से प्यूबर्टी आती है तो इसका साइज चेंज होता है, जिसकी वजह से आपकी वॉइस भी चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे लिखो। इट इज अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। इट इज अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया and allow the air to pass through it. It is the upper part of trachea and allow the air to pass through it to reach trachea. To reach trachea. ये ट्रैकिया का अपर पार्ट है जो हेल्प करता है ट्रैकिया तक एयर पहुंचाने में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। लिखो विंड पाइप। The larynx leads into long tube. The larynx leads into long tube, the trachea और wind pipe. लाइरिंग से ही है ना, आप देखो एक लंबी सी ट्यूब बनी है, ट्यूब की तरह ही स्ट्रक्चर है ना, वो आगे जाके क्या बना रही है, ट्रैकिया बना रही है, जो विंड पाइप बना रही है। और विंड पाइप as at its lower end, the trachea divide into primary bronchi. The trachea divided into primary bronchi. देखो लाइरिंग से आगे एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है जो आगे क्या बना रहा है, ट्रैकिया, और फिर वो आगे फर्दर किस पे डिवाइड हो रही है, प्राइमरी ब्रोंकाई में। और वो प्राइमरी ब्रोंकाई कहाँ जा रही है, एक लेफ्ट रंग में जा रही है और दूसरे राइट रंग में जा रही है। विच एंटर्स लेफ्ट एंड राइट लंग्स। विच एंटर्स लेफ्ट एंड राइट लंग्स। ठीक है, the bronchi are further divided into small tubes. The bronchi is further divided into small tubes called bronchioles. ब्रोंकाई आगे जाके क्या बनाती है, छोटी छोटी सी ट्यूब्स बना देती है बहुत सारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। डिवाइडेड लिखा, डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। They are terminated into grape-like sac. They are terminated into grape-like sac. Grape-like sac called alveoli. Alveoli. Grape-like sac, SAC, called alveoli. ठीक है, वो क्या है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है वो आगे जाके क्या बना देगी, एक मतलब एयर सैक की तरह, ग्रेप की तरह स्ट्रक्चर बना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, alveoli, which is surrounded by network of thin walled, which is surrounded by network of thin wall capillaries. Thin wall capillaries. जो एल्वुलाई है वो क्या है, हमारी छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज से क्या होगा, सराउंडेड होगा। ठीक है, जो फर्दर आगे क्या करेगा, ऑक्सीजन को ब्लड में पास करेगा। सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। और आगे लिखो, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वुलाई, क्योंकि मेन आपका फंक्शन वही परफॉर्म होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वुलाई। At the end, there is diaphragm. At the end,
There is diaphragm which maintain the structure of lungs. Which maintain the structure of lungs. Which maintain the structure of lungs. ठीक है, अब हमारी गैसेस की मूवमेंट हो कैसे रही है? गैस ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो पहले कहां से चलेगी वो? पहले कहां से आएगी? नोस्ट्रिल से। ठीक है, फिर कहां जाएगी? हमारे फायरिंग्स में। फिर उससे गैस कहां जाएगी? हमारे लायरिंग्स में। फिर ट्रैकिया में। फिर आगे जाएगी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स में। फिर एल्वुलाई में। और फिर हमारे कैपिलरीज में जाएगी। और फिर वहां से हमारे ब्लड में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारी जो क्या है, ऑक्सीजन, पहले आपने ऑक्सीजन इनहेल, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज से गई, हमारे कहाँ गई? सॉरी, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो। ऑक्सीजन सबसे पहले आपके कहाँ गई? नोस्ट्रिल्स में। फिर वहां से कहाँ गई? फाइरिंग्स में। फाइरिंग्स ने आगे पास किया लायरिंग्स को। फिर ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया में क्या हुई? ब्रोंकाई में गई। फिर कहाँ गई? ब्रोंक्यूल्स में। और फिर हमारे एल्वुलाई में। ठीक है, फिर एल्वुलाई से हमारी कैपिलरीज में गई, और कैपिलरीज से हमारे ब्लड में गई। ठीक है, वैसे ही जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे ही जाएगा, कि वो पहले ब्लड में जाएगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे अंदर से बाहर जानी है ना, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। पहले ब्लड से कैपिलरीज, फिर एल्वुलाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ऐसे उल्टा चलेगा। ठीक है, ऐसे जो है हमें ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है। ठीक है, अब एक डिफरेंस लिख लो, इनहेल का और एक्सहेल का। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसमें क्या होगा, लंग्स हमारे एक्सपैंड हो जाएंगे। रुको समझाती हूँ, और लिखने दो। क्या हो गया?
अब देखो डिफरेंस क्या है। इनहेल क्या हो गया, ऑक्सीजन अंदर लेना। एक्सहेल क्या हो गया, बाहर हाँ एक्सहेल करना। अब होगा क्या, जैसे ही आप ऑक्सीजन लोगे तो आपके लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, हाँ मतलब फैल जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप एक्सहेल करोगे तो हमारे लंग्स सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इनहेल करोगे हमारे रिप्स जो है वो ऐसे लिफ्ट अप हो जाएंगे। रिप्स क्या हो गए, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा, हाँ कवर्ड करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इनहेल करोगे वो क्या करेंगे, लिफ्ट अप हो जाएंगे, मतलब थोड़ी ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और जैसे ही एक्सहेल करोगे वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे ही इनहेल करोगे हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। और जैसे ही एक्सहेल करोगे वो ऐसे डोम शेप बन जाएगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ आ जाएगा। इनहेल में वो ऐसे नीचे की तरफ होगा और जैसे एक्सहेल करोगे वो ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसे ही आप इनहेल करोगे जो हमारे लंग्स की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें एयर है तो उसकी वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगी। और जैसे ही एक्सहेल करोगे तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें इंक्रीज हो रही है इनहेल में और एक्सहेल में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये क्या कुछ डिफरेंस है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो क्या मूवमेंट हो रही है, एक्सहेल कर रहे हो तो क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लंग्स इसमें एक्सपैंड हो जाएंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिप्स इसमें लिफ्ट अप हो जाएगी, इसमें नीचे को चले जाएगी। डायफ्राम इसमें क्या हो जाएगा, फ्लैट नीचे की तरफ होगा और इसमें क्या है, डोम शेप अपवर्ड चला जाएगा। इसमें वॉल्यूम ऑफ लंग्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, और इसमें कम हो जाएगी, ठीक है। ये रेस्पिरेशन था किसका, ह्यूमंस का। अब है प्लांट्स का जो हम कल पढ़ेंगे, जहाँ आज पढ़ना है।